और पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता, पहली बड़ी खबर। दोनों देशों में नेटो की तरह सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर और डील के लिए पाक पीएम शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे। शहबाज सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए साइन। ये पहली बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर में आपके सामने, जहां आपको बता दें पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते को लेकर यह खबर है। दोनों देशों में नेटो की तरह सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर और डील के लिए पाक पीएम शहबाज शरीफ रियाद पहुंचे हैं और शहबाज और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साइन किए हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर भी इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार को पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते की जानकारी। तो पाक और सऊदी में हुए रक्षा समझौते की बड़ी बातें अब आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर है। और पाक सऊदी में नेटो जैसी डील, समझौते में क्या, फिलहाल ये जानिए। सऊदी या पाकिस्तान में किसी एक पर हमला दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। दूसरी बड़ी बात, हमले की स्थिति में आखिर होगा क्या, क्योंकि तीसरे देश ने हमला किया तो सऊदी या पाकिस्तान एक साथ लड़ेंगे। एक और बड़ी बात, समझौते की वजह क्या है। कतर पर इजरायली हमले से डरे खाड़ी देश और यूएस पर भरोसा भी कम। हालांकि अमेरिका को पता था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते की जानकारी यूएस को दी। ऐसे में बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब पर भारतीय सेना भारी। अब सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और सऊदी डील पर दुनिया में नई चर्चा। क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए? क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बम? पाकिस्तान और सऊदी में नेटो जैसी डील पर विवाद और यूएई और कतर में भी पाकिस्तान ऐसी डील करेगा। एक बहुत बड़ी खबर, इस डील के तहत बड़े सवाल कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए? क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बम? मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, पाकिस्तान और सऊदी में नेटो जैसी डील को लेकर यह खबर है, लेकिन विवाद क्या है? क्योंकि कई बड़े सवाल इस लिहाज से कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए और सऊदी के साथ हुए इस करार में केंद्र में एटम बम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उसके बीच में पाकिस्तान हमेशा से एक बात को बेचता रहा है कि वो अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और उसी के नाम पर वो ओआईसी में अपनी एक खास पोजीशन रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो सऊदी अरब जैसे मुल्क इसलिए भी चंदा देता रहता था कि चलो कम से कम एक मुल्क है जिसको जरूरत पड़ने पर काम आएगा। हुआ यह है कि कतर पर हुए हमले के बाद या पिछले दिनों जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन चेंज हुई है, उसके बाद से बहुत से मुल्कों को यह लगता है कि कभी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे। तो सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ की डील को आप उस संदर्भ में देख सकते हैं। लेकिन ट्रिकी पोजीशन ये आएगी, जैसे भारत के साथ सऊदी अरब के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी प्रिंस के बीच में कितने अच्छे ताल्लुकात रहे। प्रधानमंत्री कई बार सऊदी गए या सऊदी प्रिंस से कई बार भारत आए G20 के दरमियान जब वो आए थे, और भारत और सऊदी के रिश्ते बहुत बड़े। सवाल तब बनता है, मान लीजिए किसी आतंकी घटना पर ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने कोई आतंकी घटना अगर भारत में करवाने का दुस्साहस किया, तो जैसा भारत कह चुका है कि हर आतंकी घटना को अब युद्ध के तौर पर लिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में फिर क्या होगा? कि फिर क्या सऊदी अरब का इन्वॉल्वमेंट होगा, या जैसा कि डील में कहा गया कि सऊदी और पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। को देखते हुए खबर इस लिहाज से समझना मनीष जरूरी है, जहां पाकिस्तान के ये परमाणु बम किराए पर, खबर क्या है? सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र देगा। दूसरी बड़ी बात, सऊदी अरब को बिना बनाए परमाणु सुरक्षा मिली। तीसरी बड़ी बात, आगे बड़े स्तर पर इस्लामिक देशों को परमाणु सुरक्षा। चौथी बड़ी बात, सऊदी को शाहीन 3 मिसाइल भी दे सकता है। और पांचवी बड़ी बात, जहां पाकिस्तान को सऊदी से पैसों की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात, जहां सऊदी को इजरायल से सुरक्षा की जरूरत और मिडिल ईस्ट के शक्ति समीकरण बदलने वाले समझौते को लेकर ही इस वक्त मनीष ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाहता क्या है? पैसों की उसे जरूरत है, लेकिन क्या अब सबसे बड़ा सवाल, सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र भी देगा?
देखिए, वैसे तो सऊदी अरब की अलग डील अमेरिका के साथ चल रही है, जिसमें कि F-35 विमान खरीदने की बात है, या फिर सऊदी भी अब परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। सऊदी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो देर सबेर वो आराम से बन सकता है। अभी ये तत्कालिक एक अरेंजमेंट है। अब उस अरेंजमेंट का आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा है कि हमने भी ये डील देखा है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा उसका भी अध्ययन करेंगे। आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्या सवाल ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बनती है, या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के दुस्साहस पर या किसी गलती पर दंड देता है, तो सऊदी का क्या रोल होगा? मूल तौर पर यह सवाल है जो आज के समक्ष भारत के सामने खड़ा है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से ही है, क्योंकि बीएलए के खिलाफ अब यूएनएससी पहुंचा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चीन ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की और यूएनएससी में बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान का यह प्रस्ताव। बड़ी खबर, यूएनएससी में पाकिस्तान और चीन का संयुक्त प्रस्ताव आखिर है क्या? डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि बीएलए के खिलाफ यूएन पहुंचा है पाकिस्तान। खबर पर डिटेल, जहां पाकिस्तान चीन ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। दूसरी बड़ी बात, जहां बीएलए की मजीद ब्रिगेड को भी आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की गई है और यूएनएससी में बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान और चीन का यह संयुक्त प्रस्ताव है। यूएनएससी की फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में डालने की मांग को लेकर ही खबर। पाकिस्तान का दावा, अफगानिस्तान में 60 से ज्यादा आतंकी शिविर। अमेरिका पहले ही बीएलए को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। पाकिस्तान मजीद ब्रिगेड को भी आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहता है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताकत, बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बीएलए के पास 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं और बीएलए लड़ाकों के पास M16 M4 राइफल्स। तीसरी महत्वपूर्ण बात, M240B मशीन गन, आरपीजी 7 लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल। और ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताकत के तहत वो इंफॉर्मेशन जहां आधुनिक हथियारों की वजह से ही सेना पर हमला करता है बीएलए। और बीएलए की साल 2000 से आजाद देश की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। तो गाजा में नेतन्याहू ने फिर जंग शुरू कर दी और नेतन्याहू की सेना ने गाजा को नए सिरे से घेरना शुरू कर दिया है। इस बार पहली बार से ज्यादा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बेहद बारीकी से गाजा की गलियों को स्कैन किया जा रहा है। एक एक हमास लड़ाके के ठिकाने पर हमले हो रहे हैं। इस बार नेतन्याहू की रणनीति ज्यादा विध्वंसक है। हालांकि नेतन्याहू इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और किसी भी कीमत पर हमास का सफाया और गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं नेतन्याहू। अब बड़ी संख्या में इजरायली टैंक गाजा पहुंच चुके हैं और बख्तरबंद वाहनों की भी गाजा में एंट्री को लेकर तस्वीरें सामने आई है। आईडीएफ का बयान, सेना जमीनी आक्रमण में शामिल है। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर देखिए, जहां साफ है कि किस तरीके से बख्तरबंद वाहनों की भी गाजा में एक बार फिर एंट्री हो चुकी है और बड़ी संख्या में इजरायली टैंक गाजा पहुंचे। अपनी आबादी वाले इलाकों में घुसे हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमले की यह तस्वीर देखिए, क्योंकि इस बार हमास के संपूर्ण सफाई के प्लान को लेकर खबर। इजरायल का गाजा पर कब्जे का प्लान, गाजा को बफर जोन बनाने के प्लान को लेकर खबर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा की स्थिति को भयावह बताया है। गाजा की बहुमंजिला इमारत गिराई गई। इस हमले की वजह से ध्वस्त हो चुकी इमारत की यह तस्वीर। इमारत का कभी भी गिरने का खतरा था और मिसाइल हमलों से इमारत को ध्वस्त किया गया। लेकिन गाजा पट्टी में आईडीएफ के ऑपरेशन की एक बार फिर शुरुआत हो चुकी है और हमास नेटवर्क पर अटैक किया जा रहा है। आईडीएफ की दक्षिणी कमान को यह जिम्मा सौंपा गया है। हमास के संपूर्ण खात्मे का जिम्मा सौंपा गया है। तो हमास नेटवर्क पर किए जा रहे अटैक को लेकर यह लेटेस्ट तस्वीर देखिए, जहां आने वाले 7 अक्टूबर को हमास के अटैक को 2 साल हो रहे हैं। ऐसे में हमास के खात्मे को लेकर इजरायल अब आने वाले 2 हफ्ते में
कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है, यही बड़ी खबर है। क्योंकि गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक एक्शन को लेकर खबर, कैसे हो रहे हैं जमीनी हमले। आईडीएफ की 3 डिवीजन ऑपरेशंस में जुटी हैं। इजरायली सेना का एक साथ कई ठिकानों पर हमला और टैंक्स के जरिए हमास के ठिकानों पर घुस रही है आईडीएफ। 100 से ज्यादा हमास ठिकाने ध्वस्त, आर्टिलरी बैटरी, टैंक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। हवाई हमलों को लेकर भी खबर है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट गोले बरसा रहे हैं। हमास के कमांड सेंटर और लॉन्च सेंटर पर गोले बरसाए गए। रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन आईडीएफ ने अब गाजा खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। गाजा में रह रहे लोगों को दी गई चेतावनी, लोगों से नियम का पालन करने को कहा गया, लोगों की निकासी के लिए बताया गया कॉरिडोर। तो 5 कदम से कैसे नेतन्याहू गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन। पहला कदम, ग्राउंड से पुख्ता खुफिया जानकारी जमा की जा रही है। दूसरा कदम, हमास नेटवर्क के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन। तीसरा कदम, चुन चुनकर हमास लड़ाकों को खत्म किया जाएगा। चौथा कदम, गाजा से हमास नेटवर्क का संपूर्ण खात्मा। पांचवा कदम, पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा और नया गाजा बनेगा। अब आईडीएफ से लड़ने के लिए हमास की तैयारी को लेकर भी खबर है। हमास गाजा के पश्चिम तट पर गतिविधियां तेज कर रहा है। आतंकवादी ढांचे को हमास बढ़ा रहा है। इजरायली के खिलाफ हमले की योजना बनाई जा रही है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि हमास की ये रणनीति आखिर है क्या और कैसे हमास इजराइल पर हमले की कर रहा है प्लानिंग। सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों से सबसे ज्यादा खतरा है। इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले हो रहे हैं। तबाह इमारतों में छिपे हमास के लड़ाके भी बड़ी चिंता है। और गाजा के पश्चिमी तट पर हमास लड़ाकों का जमावड़ा। पश्चिमी तट के संसाधनों पर हमास का कब्जा है और आईडीएफ के साथ साथ इजराइल पर भी हमले की अब योजना को लेकर किया गया है बड़ा दावा। अब ट्रंप और स्टार्मर मुलाकात में गाजा का मुद्दा उठ सकता है। ब्रिटेन के दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप और आज ट्रंप और स्टार्मर की मुलाकात, जहां फिलिस्तीन को मान्यता ब्रिटेन दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा गाजा में नरसंहार। खबर गाजा पर इजराइल के नॉनस्टॉप हमलों को लेकर है, जहां गाजा सिटी में टारगेट पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और 24 घंटे में 40 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। बड़े टावर्स में ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास मौजूद है, ये रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि खंडर हो चुके पूरे इलाके में बड़ी बड़ी इमारतें जो अभी भी हैं उन्हें अब टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये हमास के सेफ जोन बने हुए हैं। और गाजा पर इजराइल के नॉनस्टॉप हमले को लेकर बड़ी खबर यही है कि कैसे गाजा सिटी में बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। और गाजा सिटी में मस्जिद पर इजराइल के हमले को लेकर खबर, अल अयबाकी मस्जिद से अपना नेटवर्क चला रहा था हमास। 24 घंटे में गाजा में मारे गए 33 से ज्यादा लोग और 24 घंटे में सिर्फ गाजा सिटी में 21 की मौत हुई है। गाजा सिटी से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन, जहां अब तक गाजा सिटी छोड़कर जा चुके हैं 4 लाख लोग और हमले से पहले गाजा सिटी में 10 लाख लोग मौजूद थे। आईडीएफ ये दावा कर रही है लोगों को साउथ ह्यूमैनिटेरियन जोन जाने के आदेश। लेकिन गाजा में है विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, जहां इजराइल ने बड़ी संख्या में टैंक और सैनिकों की तैनाती कर दी है और 20,000 नए सैनिकों के साथ साथ गाजा सिटी में ऑपरेशन को लेकर ही आज की बड़ी खबर। गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला, रोबोट्स के जरिए भी इमारतें तबाह कर रही है आईडीएफ। गाजा सिटी के तेल अल हवा इलाके को आईडीएफ खाली करा रही है। और अब देखिए गाजा युद्ध की टाइमलाइन। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर हमला किया, 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई। अक्टूबर 2023 जहां गाजा में इजराइल के जवाबी हमलों को लेकर खबर आई, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अप्रैल 2024 जब युद्ध शुरू होने के 6 महीने में मौत का आंकड़ा बढ़कर 33,000 तक पहुंच गया और मई 2024 जब राफा में इजराइल के ऑपरेशन में मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 40,000। वहीं 21 जून 2024 जब अल मवासी रिफ्यूजी कैंप में हमला, 16 सितंबर 2025 जब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन पार्ट 2 में मौत का आंकड़ा बढ़कर 60,000 तक पहुंच गया। लेकिन एक और बड़ी खबर यह कि नया फ्रंट खोल सकता है अब इजराइल। 2 हफ्ते में बड़े फ्रंट को
इजराइल खोल सकता है और दुश्मन देश के खिलाफ वॉर फ्रंट को लेकर ही ये बड़ी खबर है, क्योंकि गाजा पहले से तबाह है। ऐसे में इजराइल हमला हुआ तो क्या? हालांकि नेतन्याहू का तर्क क्या है? सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन, हमास का नेटवर्क मौजूद है, यही दावे किए जा रहे हैं। हमास अभी भी खतरा बना हुआ है और हमास को विदेशों से फंडिंग को लेकर भी दावा किया गया है। हालांकि बंधकों की रिहाई तक ये जंग जारी रहेगी और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। यही एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गाजा की स्थिति भी जरा जान लीजिए, जहां 7 अक्टूबर 2023, जिसको फिलहाल अब 2 साल होने वाले हैं, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख लोग घायल हो चुके हैं, 1,72,000 इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, 5 लाख लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में मनीष, आने वाले ये 2 हफ्ते कितने क्रूशल, 2 साल होने वाले हैं, 2 हफ्ते बचे हैं। क्या इरादा सामने रख चुका है इजराइल अब हमास के खात्मे को लेकर? किस लेवल तक ये ऑपरेशन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमास का वो बड़ा सा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से इजराइल ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन आज भी गाजा में हमास एक्टिव है, हमास के पास बंधक मौजूद हैं और पूरी दुनिया के तमाम अगर आप कहें कि बयानों के बावजूद इजराइल की बमबारी रुकी नहीं है। अब असली फैक्टर सामने आता है। ऐसे समय में जब ज़्यादातर पश्चिमी देश, यूरोपीय देश फिलिस्तीन को एक अलग राज्य या अलग देश देने की मान्यता पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जब यूएनजीए का समिट होगा और उस दौरान ये एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो माना यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से काउंटर एक्शन हो सकता है, गाजा पर भीषण बमबारी हो सकती है, गाजा पर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक वैसे ही एक्शन जैसा हमने देखा था कि शुरुआती दिनों में बहुत से सिविलियन की डेथ हुई थी, इस तरह कुछ ऐसा कर सकता है ताकि जो मेन डिबेट अभी फिलिस्तीन को अलग राज्य के तौर पर मान्यता देने की है, उसकी जगह पर कुछ दूसरे मामले चले जाएं, यानी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हो सकती है। ये सब कुछ संभावना है आने वाले अगले कुछ दिनों में। हाई पावर लेजर सिस्टम से लैस इजराइल और इजराइल की सुरक्षा में तैनात आयरन बीम लेजर वेपन। इजरायली सेना को आयरन बीम मिला है, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट तक हमले में सब तबाह। दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में जला देगा आयरन बीम। लेकिन बड़ा सवाल क्या किया इजराइल का यही आयरन बीम युद्ध का गेम चेंजर, क्योंकि मनीष ने यह इंफॉर्मेशन दी कि आखिर किस तरीके से इजराइल गाजा के खात्मे को लेकर आने वाले 2 हफ्ते में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। फिलहाल इजराइल की तैयारी और इजराइल को लेकर एक सबसे बड़ी खबर यही है कि इजरायली सेना को अब मिला आयरन बीम। लेकिन क्या इजराइल का आयरन बीम युद्ध का गेम चेंजर है? क्योंकि आयरन बीम लेजर वेपन इजरायली सेना ने तैनात किया है, मिसाइल, बॉम्ब, ड्रोन को बेअसर करने में यह सक्षम है। आयरन बीम लेजर वेपन से दुश्मन के हमले नाकाम होंगे और आयरन बीम से मोर्टार, रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल एक साथ तबाह हो सकते हैं। आयरन बीम से ही 4 से 5 सेकंड के अंदर हवाई टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। इंटरसेप्टर का मलबा गिरने का कोई भी खतरा नहीं होता है। हालांकि इजराइल दावा यह कर रहा है आयरन बीम आधुनिक युद्ध के लिए गेम चेंजर है। तो यूक्रेन के दिनिप्रो पर ड्रोन अटैक। दिनिप्रो में यूक्रेनी सेना पर हमला, जहां रूसी ड्रोन हमले में मिलिट्री व्हीकल नष्ट और हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। और रूसी सेना पर यूक्रेन का रॉकेट अटैक, जहां यूक्रेन ने हाइमर्स से बुक M2 एयर डिफेंस को निशाना बनाया। यूक्रेनी रॉकेट हमले में बुक M2 एयर डिफेंस नष्ट। खबर रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग को लेकर, जहां दोनों सेना के बीच जबरदस्त गोलीबारी और रूसी हमले के बाद पीछे हटी यूक्रेनी सेना। रूस ने यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर कब्जा किया। रूस ने कई यूक्रेनी सैनिकों को लिया कब्जे में।
और बड़ी खबर है रूस के खिलाफ डेनमार्क की सैन्य तैयारी को लेकर, जहां सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुटा है डेनमार्क और लंबी दूरी का हथियार डेनमार्क खरीदेगा। दानिश पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन का यह ऐलान। डेनमार्क की यह तैयारी है क्या? रूस वर्सेस डेनमार्क, एक और नया वॉर फ्रंट, क्योंकि रूस के खिलाफ डेनमार्क की बड़ी जंगी तैयारी को लेकर यह खबर है। पहली बार लंबी दूरी के हथियार डेनमार्क खरीदेगा। रूस की धमकी के बाद दानिश पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने क्या कहा? देश की रक्षा के लिए मिसाइल, ड्रोन, हथियार खरीदेंगे। रूस हमारे सब्र की परीक्षा ले रहा है। डेनमार्क खतरों से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है और डेनमार्क का एयर डिफेंस फिलहाल कमजोर है। अब यूक्रेन ने रूसी शाहिद ड्रोन को तबाह किया। यूक्रेनी आर्मी एविएशन को सफलता मिली, जहां हमले में रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, जिससे साफ है कि किस तरीके से यूक्रेन ने रूसी शाहिद ड्रोन को तबाह करने का किया दावा। और ब्रियांस्क में यूक्रेनी हमला, जहां रूसी एयर डिफेंस को निशाना बनाया गया। मिसाइल से एयर डिफेंस को उड़ा दिया गया। खबर जो है रूसी टैंक पर हमले को लेकर, यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया। टैंक में मौजूद थे रूसी सैनिक। रूस ने तुर्की से वापस मांगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। रूस ने 2017-2019 तक तुर्की को बेचे थे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और तुर्की ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की है। हालांकि ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पहले S-400 दिए, अब रूस वापस मांग रहा है। रूस ने तुर्की से वापस मांगे S-400 एयर डिफेंस और वापसी की प्रक्रिया में कुछ महीने भी लग सकते हैं। नेटो देश तुर्की को लेकर रूस में आशंका है और एयर डिफेंस का इस्तेमाल रूस के खिलाफ होने की आशंका को लेकर ही ये बड़ी खबर है। ऐसे में बड़े सवाल, क्या रूस नेटो से जंग की तैयारी में जुटा है? क्या रूस में हथियारों की कमी है? और क्या रूस में एयर डिफेंस की कमी है? हालांकि यूक्रेनी ड्रोन के खिलाफ एयर डिफेंस की रूस को जरूरत है। और यूक्रेन को अमेरिकी हथियार मिलने शुरू हुए। PURL प्रोग्राम के तहत यूक्रेन को मिल रहे हथियारों को लेकर आज एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिका के सैन्य मदद पर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? यूक्रेन को पैट्रियट और हाइमार्स मिसाइलें मिलेंगी। हथियार रूस के हमलों से बचाव में गेम चेंजर साबित होंगे। अब डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेन को PURL प्रोग्राम के तहत अमेरिका से कौन कौन से हथियार मिले, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, टॉरस मिसाइल, स्टॉर्म शैडो, एस्ट्राम मिसाइल, हाइमार्स की मिसाइल्स और मिलान गाइडेड मिसाइल के साथ साथ जावलिन एंटी टैंक मिसाइल और भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। अब यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस भी है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन ने नोवगोरोड क्षेत्र का दौरा किया है। अब यूक्रेन पर 2 बड़े हमलों की तैयारी रूस कर रहा है और यह दावा ज़ेलेंस्की ने किया है। और रूस की यूरोप को विध्वंसक चेतावनी, जहां रूस के टारगेट पर होंगी पश्चिमी सेना। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या कहा? यूक्रेन में शांति सेना को दुश्मन मानेगा रूस। फिलहाल बड़ी खबर है, जहां रूस की यह ललकार, शांति सेना का संहार। फिलहाल लावरोव की धमकी क्या है, यही डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। तो रूस की यूरोप को विध्वंसक चेतावनी, जहां लावरोव की धमकी, यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों पर हमले करेंगे, कीव में विदेशी सैनिक हमारे टारगेट पर होंगे और पश्चिमी सैनिकों को कब्जा करने वाले सैनिक मानेंगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में युद्ध विराम के बाद शांति सेना भेजना चाहता है पश्चिम, और यूक्रेन में पश्चिमी देशों की शांति सेना नहीं चाहते रूस। रूस का तर्क यह है कि यूक्रेन में शांति सेना के बहाने नेटो की एंट्री की साजिश है। और गोल्डन डोम बनाने के करीब पहुंचा अमेरिका। बड़ी खबर, गोल्डन डोम के डेवलपमेंट का काम पूरा हुआ। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अमेरिका की हवाई सुरक्षा होगी और मजबूत। अब गोल्डन डोम पर अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग का दावा है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि अमेरिका का गोल्डन डोम कैसे काम करेगा ये समझिए। जहां सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, किस तरीके से डिटेक्टर
डिटेक्टर और इंटरसेप्टर और सिग्नल्स को लेकर ये ग्राफिकली इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है, जहां दुश्मन की मिसाइल आने पर इंटरसेप्ट होगी और डिटेक्टर से सिग्नल्स मिलेंगे। हालांकि एक और सबसे बड़ी बात, दुश्मन मिसाइल किस तरीके से तबाह की जाएगी और डिफेंस मिसाइल को कैसे लॉन्च किया जाएगा, यह भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रॉकेट फायर होते ही डिटेक्टर का पता लगा सकेंगे और खतरा होने पर मिसाइल और लेजर हथियार भी एक्टिव हो जाएंगे, जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका के गोल्डन डोम के ऑपरेशन को लेकर यह खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से इसके तैयार होने को लेकर फिलहाल रिपोर्ट में किया गया है दावा। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां वेनेजुएला के करीब अमेरिकी जेट के एक्शन को लेकर खबर आई है। कैरेबियन सागर के ऊपर F-35 ने उड़ान भरी है और F-35 से वेनेजुएला पर सटीक हमले की तैयारी, जहां वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला अमेरिका कर सकता है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार हो रही इस तैयारी को लेकर एक्सपर्ट्स बड़े दावे कर रहे हैं, क्योंकि यही तैयारी दावा इस बात का है कि कैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अब और ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि अब खबर वेनेजुएला के करीब अमेरिकी जेट के एक्शन को लेकर भी सामने आई है और कैरेबियन सागर के ऊपर F-35 ने उड़ान भरी है। हालांकि F-35 से वेनेजुएला पर सटीक हमले की क्या ये तैयारी है, क्योंकि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। एक और खबर, पुर्तो रिको में 6 MQ-9A रीपर ड्रोन तैनात किए गए हैं। पुर्तो रिको के राफेल हर्नांडेज एयरबेस पर रीपर ड्रोन की तैनाती और ट्रंप के आदेश के बाद ही MQ-9A रीपर ड्रोन तैनात किए गए हैं। रीपर ड्रोन के जरिए वेनेजुएला पर अमेरिका हमला कर सकता है। तो एक तरफ अमेरिका की ये पोजीशनिंग और प्रोजेक्शन, वहीं अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला नेवी का युद्धाभ्यास। तस्वीरें आपके सामने होंगी। 3 दिन की ड्रिल में 12 शिप ने हिस्सा लिया। कैरेबियन आइलैंड के पास वेनेजुएला नेवी की ड्रिल भी जारी है, जहां ड्रिल, वहां से कुछ दूर यूएस युद्धपोत की तैनाती। फिलहाल ये देखिए, अमेरिका के खिलाफ बढ़ते इस तनाव के बीच वेनेजुएला की नेवी के युद्धाभ्यास की ही ये लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है, जहां दावा यह कि 3 दिन की ड्रिल में 12 शिप ने हिस्सा लिया। कैरेबियन आइलैंड के पास वेनेजुएला नेवी की यह ड्रिल जारी है और जहां पर ड्रिल हो रही है वहां से कुछ ही दूरी पर यूएस युद्धपोत की तैनाती की गई है। और वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने क्या वार्निंग दी? गुयाना, ट्रिनिडाद और टोबैगो को वार्निंग। रक्षा मंत्री ने कहा, अपने क्षेत्र से हमले की अनुमति देंगे तो भारी नुकसान होगा। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा बयान, जहां वेनेजुएला पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका और कैरेबियन सी में ही पुर्तो रिको सैन्य बेस पर बड़ा डिप्लॉयमेंट। हालांकि वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका की 22वीं मरीन कॉर्प्स की तैनाती को लेकर यह खबर है। कैरेबियन सी में 3 एम्फीबियस वॉरशिप्स भी तैनात हैं और अमेरिका के 4500 सैनिक कैरेबियन सागर में पहले से ही तैनात। अब पुर्तो रिको बेस पर 10 F-35, 7 वॉरशिप, 1 न्यूक्लियर सबमरीन बेस में मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर चीन ताइवान तनाव से जुड़ी। चीन के खिलाफ ताइवान की युद्धक तैयारी को लेकर यह खबर है। ताइवान ने तैयार की अपनी पहली क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का नाम बाराकुदा FOO, अमेरिकी कंपनी के साथ 500। आपको बता दें, अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर मिसाइल को तैयार किया गया है और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या खबर है? बाराकुदा 500 आखिर ये है क्या? चीन के खिलाफ ताइवान की मिसाइल बाराकुदा 500। फिलहाल रिपोर्ट्स के आधार पर इसकी खासियत को लेकर क्या दावे किए गए हैं, जहां इसकी रेंज बताई जा रही है करीब 900 किलोमीटर। यह खबर है जहां चीन के खिलाफ ताइवानी मिसाइल बाराकुदा 500 को लेकर यह खबर आई है, जहां सब सोनिक क्रूज मिसाइल और मध्यम छोटे बॉम्ब ले जाने में यह सक्षम है। इसके साथ ही स्वचालित और कम लागत वाली ये क्रूज मिसाइल। किसने इसे विकसित किया है? ताइवान की नेशनल चुंगशान इंस्टीट्यूट ने इसे विकसित किया है और चीन से तनाव के बीच ताइवान का रक्षा तंत्र मजबूत करने की यह पहल मानी जा रही है।